आज मेरे मायके से बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है भाभी या मम्मी कुछ बढ़िया बना रही हैं। चलो जाकर देखती हूँ और लगे हाथ खाकर भी आ जाऊंगी। मायरा घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। ओ मैडम, कहाँ निकली आपकी सवारी है? माँ जी, दरअसल वो ना आज मायके में भाभी को थोड़ा सा पेट दर्द हो गया है। बस वही तो, एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हाल चाल पूछने जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है। रोज तेरे मायके में किसी न किसी की तबीयत खराब हो ही जाती है और रोज तू फुदक के चली जाती है। हमारी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को ही बहू बना लिया। अब आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है, उसमें मेरा क्या कसूर? आपका खाना बना दिया है, आटा भी गूंद दिया है, गर्मा गर्म फुल्की बनाकर खा लेना ना आप। ये है मयूरा, जिसका मायका और ससुराल दोनों भी आस पड़ोस में 2 मिनट की दूरी पर है, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए मयूरा हर दिन मायके के चक्कर लगाती रहती है। हेलो मम्मी, हाय भाभी, क्या बात है? आज तो बड़े ही शाही और लजीज पकवान बने जा रहे हैं। कोई दावत शावत है क्या आज हमारे घर पर? खुशबू आई नहीं कि चली आ गई महारानी चींटियों की तरह सूंघती हुई। अरे बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मनपसंद पकवान बना रहे हैं। बस आ जाती तू भी, दामाद जी और समधी समदन जी को भी न्योता दे दे। पर मम्मी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब आएंगे। मैंने तो वैसे भी खाना कम ही बनाया है। क्या भाभी, अब आपको ये तो पता है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने कहकर रखा है ना कि मेरे 2 एक्स्ट्रा फुलके सेक कर रख दिया करो। मुझे मम्मी के हाथ की बनी सब्जियां कितनी पसंद है। और ये बड़ी महारानी। ऐसे ही मयूरा आधा दिन अपने ससुराल में और आधा दिन अपने मायके में गुजारती रहती। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान मयूरा के ससुर धनराज और पति श्लोक, अरे मयूरा, ये क्या? ये पराठा तो आधा कच्चा है और मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पक गया, जो जल गया है, कोयले से भी काला हो गया। ये तो होगा भी क्यों नहीं। ये करम जली सुबह सारा काम ऐसे ही फटाफट गड़बड़ी में जैसे तैसे निपटा कर अपने मायके भाग जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सास को अगर चक्कर आ गए दिन दहाड़े, तब कौन आएगा बचाने? ओ कम ऑन माँ जी, चक्कर, और वो भी आपको? दिन भर आप हर आधे घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हो और फिर भी मुझे ताने कस रही हो। वेरी बैड। तो तू कौन सी गुड है? आई बड़ी। वहाँ मायके के घर में वंदना अपने पति यानी मयूरा के भाई गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम ना तुम्हारी प्यारी बहन को समझा कर रखो। अरे तीज त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली, इन सब पे अपने मायके आए तो ठीक लगता है, लेकिन ये मैडम, ये तो रोज ही चली आती है मुंह उठाए। अरे सोचिए मम्मी जी, अगर मैं भी रोज इस तरह अपने मायके जाऊं तो आपको ये सही लगेगा? नहीं ना? फिर वंदना सही कह रही है मम्मी, जरा इस बात पर गौर फरमाइए। हाँ बेटा, मुझे पता है, उस दिन तो गली की औरतें भी सब्जी वाले के यहाँ गप्पे लड़ाती हुए बातें बना रही थी कि मयूरा तो दिन भर सिर्फ अपने मायके में ही रहती है। आज उसे आने दो, मीठे बोल से ही समझाऊंगी, समझ जाएगी वो। फिर जब मयूरा मायके आती है तो, मम्मी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे इस तरह आपसे मिलने यहाँ आने से? ये देख सरोज का मन ममता के मुंह में आ जाता है। ना बेटी ना, तू ऐसा क्यों सोच रही है और तेरी आंखें नम क्यों हैं? तू क्यों रो रही है बेटा? समधन जी ने कुछ कहा है क्या? उफ़ो, ये मम्मी जी भी ना, उन्होंने एक आंसू गिराया नहीं कि पिघल गई। नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ गई। रोज आपसे मिलती ही हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। और इसी के साथ सरोज अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल पाती, और अब मयूरा का मायके में आना जाना इतना बढ़ जाता है कि वो मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी देने लगती है। आज तो हद ही कर दी मयूरा बहू ने।
अरे काम काज का नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज रख लिया होता। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। आप ही ने तो चुनी थी ना ये बहू। कुछ देर बाद मयूरा अपने ससुराल वापस आती है। मयूरा, घड़ी देखी तुमने? हाँ, घड़ी में 2 सुइयां एक साथ कितनी प्यारी लगती है ना। बिल्कुल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मयूरा। तुम्हारा ये मायके से ससुराल, ससुराल से मायके घूमने का तमाशा बहुत हो गया। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें अंदाजा भी है, माँ अंदर 103 बुखार से तप रही है और तुम सुबह से अपने मायके में हो। बहू, अच्छा होगा कि तुम मायके जाना कम कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ की रिश्तों की डोर टूट जाए और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ। जी पापा जी, आप टेंशन मत लो। मैं मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहु धर्म अब अच्छे से निभाऊंगी। मैं रोज माँ जी का एकदम हल्की नाजुक पत्ते की तरह ख्याल रखूंगी और आप लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर बरखा आती है। अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पांव अपने मायके की नाव में रखती है और एक पांव अपने ससुराल की नाव में। अगर एक नाव हटा दे तो ना चाहते हुए भी उसे दोनों पैर एक ही नाव में रखने होंगे ना। हाँ काकी, एकदम बराबर बात कर रही हैं आप। लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी के मुंह पे दरवाजा लगा पाती क्या? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। अब उसका पूरा संसार उसके ससुराल में बस चुका है। उसे वहाँ ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर मायके में। और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आप ही को रोक टोक लगानी होगी। बस यही कहने आई थी। नमस्ते। अगले दिन ससुराल में बरखा की तबीयत खराब हो जाती है और मयूरा उसे बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर मायके भागती है। चली गई मायके, अपनी बीमार सास को बिस्तर पर छोड़कर निकम्मी कहीं की। रात में जब धनराज और श्लोक दफ्तर से घर लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि मयूरा घर पर नहीं है और बरखा अपने कमरे में बुखार से तप रही है। और तो और घर में कुछ खाना तक नहीं बनाया है। पर मयूरा तो आखिर मयूरा है, इतनी जल्दी कैसे उसे किसी की बात समझ में आ जाती? ये तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। पहले वो बिना कोई काम किए मायके चली जाती थी और अब कभी कुकर को गैस पर रखकर तो कभी कपड़ों को आधे में धोता छोड़कर मायके चली जाती। उसकी इन हरकतों से ससुराल और मायके वालों को तो पहले से ही परेशानी थी। अब तो आस-पास की औरतों के लिए भी मयूरा अच्छी खासी शाम की चाय की गॉसिप बन गई थी। अरे वो सरोज बहन की बिटिया मयूरा, कभी इस डाली तो कभी उस डाली फुदकती रहती है। मुझे तो दिन भर अपनी खिड़की से उसका ये सर्कस देखने में बहुत मजा आता है। अरे मैंने तो सुना है उसकी भाभी वंदना अपनी ननद को एक आंख पसंद नहीं करती। दरअसल मेरी बहू काजल और वंदना ना सहेलियां हैं, इसीलिए पता चला। पर मानना पड़ेगा सरोज को, बहुत अच्छे गुण दिए हैं उसने अपनी बेटी को। तभी वहाँ से गुजर रही सरोज सभी औरतों की बातों को कान लगाकर सुन लेती है और रुककर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे कलम हुई हो? तुम लोगों को क्या अपनी घर गृहस्थी नहीं है? तुम लोगों को क्या अपनी घर शाम को हमारी गृहस्थी की चर्चा लेकर बैठ जाती हो? पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, पहले खुद के घर में घरों में देख लो, फिर दूसरे के घर में झांको। आपका बेटा तो बहन वो नशे में लुढ़कता हुआ घर वापस आता है ना, लुढ़कता हुआ घर वापस आता है ना। और हमने कभी कुछ बोला? आपकी बेटी का इस महीने का 5वां बॉयफ्रेंड छोड़ने आता है, रोज गली के कोने पर छोड़ने आता नहीं बनाई, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई। सरोज वहाँ से चली जाती है। इतना बोलकर लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। परेशान होकर दोनों परिवार वाले परेशान होकर दोनों परिवार वाले मयूरा के बारे में बात मिल गए हैं। मयूरा के बारे में बात करते हैं। हमने बहुत बार कोशिश की, हमने बहुत मयूरा को रोके मायके आने से, हम मयूरा को रोके मायके आने से कि हमारी बातों को कान के पीछे ही डाले, हमारी बातों को कान पता नहीं वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सच में। समझी जी,
क्यों जो भी हल निकालना है आप जो भी हल निकालना है आप रोज शाम को हमारी गृह कुछ तो आपको करना चाहिए था सरोज जी। अरे बरखा, जैसे हम बहू को रस्सी से बांध कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक माँ होने के नाते सरोज जी भी मयूरा को मायके में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। अरे उसने पूरा बचपन बिताया है वहां पर। लेकिन अब नहीं, अब तो इस सब का एक ही रास्ता है। जो काम मैंने 1 साल पहले नहीं किया था वो मैं अब करूंगा। ऐसा क्या कर लेगा तू बेटा? मुझे कंपनी की तरफ से चिरौलीपुरा में ट्रांसफर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सैलरी के बेसिस पर। लेकिन 1 साल पहले आई इस ऑफर को मैंने मयूरा की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए तो वो अपने मायके को मिस करेगी। तभी शादी भी नहीं थी, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सब यानी मयूरा के ससुराल वाले अब उसके मायके से दूर चले जाएंगे? जी हाँ, मैं इस ऑफर को अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर मयूरा को अपने मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसके पड़ोस के ससुराल को दूर ले जाए और उसके ससुराल वाले ही अलग जाकर रहे, जिससे वो रोज अपने मायके नहीं जा पाएगी। सभी श्लोक के इस फैसले पर सहमति जताते हैं और फिर मयूरा अपने पति की ट्रांसफर की वजह से शिफ्ट होने की बात को साधारण समझकर अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही मायनों में बहू विदा करके तो मैं अब लाई हूँ। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। वाह 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 वाह, सुबह सुबह इतना सुंदर गीत, मन तृप्त हो गया राधिका बहू। सभी घर वाले एकत्रित हो जाते हैं और आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। ये कहानी है राधिका की, जो कि शास्त्री परिवार की छोटी बहू है और एक बहुत बड़ी गायिका भी। राधिका की सुरीली आवाज के कई सारे दीवाने हैं। उसकी सास मंजरी, ससुर रामचंद्र, पति अर्जुन और जेठ विक्रम को राधिका पर खूब गर्व महसूस होता, लेकिन उसकी जिठानी कीर्ति को उसे तो अपनी देवरानी से बहुत जलन होती थी। आइए तो देखते हैं इस जेठानी की सुरीली देवरानी की ये अनोखी कहानी। लीजिए, आप सब आरती ले लीजिए। राधिका सभी को आरती देती है। राधिका बहू, सच में तुम्हारे गले में तो साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं। अपनी सुरीली आवाज से तुम पूरे घर को पावन कर देती हो। तो फिर यूं ही नहीं, इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो रही मेरी बीवी की, लाखों में एक है ये। तभी कीर्ति मन ही मन सोचती है, आग लगी इसकी फैन फॉलोइंग को। इन सबको तो और कुछ काम है ही नहीं सिवाय इस कलमुही की तारीफों के पुल बांधने की। अच्छा सासू माँ, आज ना मेरी एक गाने की रिकॉर्डिंग है, तो मुझे 10 बजे तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना होगा। आज कोई जरूरी काम तो नहीं था ना? अरे नहीं बेटा, वो मेरी दूर की चचेरी बहन मनोरमा आ रही है आज। उसके साथ उसका पति और 2 बेटे भी आएंगे, और बेटों की बीवियां भी। तो उन्हीं की खातिरदारी के लिए खाना पीना और थोड़ी साफ सफाई करनी थी। लेकिन तू चिंता ना कर, तू अच्छे से जाकर रिकॉर्डिंग करके आ। ये कीर्ति बहू है ना, हमेशा की तरह ये सब संभाल लेगी। और वैसे भी पिछले महीने 1 हफ्ता जब कीर्ति बहू बीमार हुई थी, तभी तूने ही तो उसकी जगह पर इतने लोगों का काम किया था। उस हफ्ते में तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी पूजा भी रखी थी। 100 से भी ज्यादा मेहमान आए थे उस दिन। ठीक है सासू माँ, मैं आती हूँ फिर। बाय ससुर जी, बाय अर्जुन जी, बाय जेठ जी, जेठानी जी। राधिका चली जाती है और सारा काम उसकी जेठानी कीर्ति को करना पड़ता है। राधिका वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना गाती है और यहाँ घर पर कीर्ति मेहमानों के लिए खाना बना रही होती है। गायिका है तो क्या हुआ, इस घर की बड़ी बहू होकर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। छोटी बहू इतनी बड़ी हस्ती जो ठहरी, अरे नौकरानी भी नहीं रख लेते, क्यों रखेंगे? ऑलरेडी मैं जो हूँ नौकरानी के रूप में। महारानी जाती है रोज गाना गाने और उसके हिस्से का भी पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक बार कीर्ति सभी के लिए खास शाही टुकड़ा बनाती है और सबको चखने के लिए परोसती है। अरे वाह कीर्ति बहू, मैं तो कब से बेताब हूँ इसे खाने के लिए।
जी सासू, मैं जानती हूँ मीठे की कितनी शौकीन है आप, लेकिन बहुत कम खाइएगा। डॉक्टर ने कहा है ना। याद है कि भूल गई आप? अरे हाँ हाँ, याद है। तभी वहाँ पर राधिका मिठाई का बॉक्स लेकर आती है और सबको खिलाते हुए बेहद खुशी से कहती है, मुझे एक फिल्म के लिए गाना गाने का मौका मिल गया। मैं बहुत 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 खुश हूँ। हाय मेरी बहू, आखिर तूने कर ही दिखाया। वाह, कांग्रेचुलेशंस राधिका, इंटरनेट सेंसेशन से एक प्लेबैक सिंगर, वो भी फिल्मों में। अब तो तुम सही मायनों में एक सेलिब्रिटी बन गई हो। बधाई हो राधिका बहू। कांग्रेचुलेशंस बीवी साहिबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। सभी कीर्ति के शाही टुकड़े को भूलकर राधिका ने लाई हुई काजू कतली की मिठाई खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे राधिका ऊंचाइयों को छू रही थी, वैसे ही घर वालों की नजरों में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ने लगी और कीर्ति के प्रति घटने लगी। कीर्ति इस सब से बहुत गुस्सा होती और वो तय करती है कि वो अब राधिका से हर हाल में बदला लेकर ही रहेगी। वो जानबूझकर खाने में तेल ज्यादा डालने लगती है, जिसके चलते राधिका का गला खराब हो जाए। एक बार, राधिका ये लो, मैंने तुम्हारी फेवरेट वेनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनाई है, खाओ। और एक नहीं 10 कटोरी खानी होगी, तुम्हें तुम्हारी जिठानी की सौगंध। उफो जेठानी जी, आप भी ना। नहीं, लेकिन मैं इस बार आपकी कसम को नहीं निभा सकती। अगले हफ्ते मेरा लाइव कॉन्सर्ट है ना दिल्ली में, और मैंने एक कटोरी भी आइसक्रीम गटक ली ना तो मेरी तो शामत आ जानी है। बाय गॉड, तहे दिल से सॉरी जेठानी जी। ना ना, कोई बात नहीं। तभी वहाँ पर अर्जुन एक अखबार लेकर आता है जिसमें राधिका की फोटो छपी हुई होती है। अरे राधिका, इस आइसक्रीम को मारो गोली, और ये देखो तुम्हारी फोटो छपी है अखबार में। अरे वाह वाह, क्या बात कर रहा है अर्जुन बेटा, दिखा तो। यूं इस तरह पूरा घर फिर से राधिका की ओर खींचा चला जाता है और उसी की सराहना करता है। यहाँ तक कि कीर्ति का पति विक्रम भी। कीर्ति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब तो ऐसा बड़ा जाल बुनूंगी कि ये सुरों की देवी अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत, अपनी आवाज को ही खो बैठेगी। बस बहुत हुआ अब। कीर्ति चुपके से राधिका के पानी के जग में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। राधिका उसी जग को अपने कमरे में ले जाती है और रात में उसमें से पानी पीकर सो जाती है। और सुबह उठने पर वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाती, उसकी आवाज ही नहीं निकलती। सभी ये देखकर काफी हद से ज्यादा घबरा जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया, मेरी बहू की आवाज चली गई क्या? राधिका बहू, तुमने ऐसा क्या खाया था या ऐसा कुछ पिया था क्या जिससे ये हुआ? कुछ भी नहीं पापा, कल रात को सोने से पहले तक तो राधिका ने मेरे साथ बात की थी, लेकिन सुबह उठते ही अचानक से इसकी आवाज चली गई। हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं राधिका को सवेरे ही डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था। उन्होंने कहा कि राधिका की आवाज अब कभी नहीं लौट पाएगी। सो सैड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। राधिका, अब तो तुम्हारे सिंगिंग करियर पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग गया ना। अरे नहीं, मेरे सारे अरमान, सारे सपने चकनाचूर हो गए। राधिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं कीर्ति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। अब जाके मेरे कलेजी को ठंडक मिली है और अब हमेशा के लिए इसकी सुरीली आवाज को छुट्टी मिली है। राधिका अब दिन भर घर पे ही रहने लगती है और वो कीर्ति का काम में हाथ बटाती है। उसे कुछ बोलना हो तो वो इशारों इशारों में अपनी बातें बयां करती। पर कीर्ति को, उसे तो राधिका की इस दुख भरी हालत को देखकर बहुत खुशी मिलती। एक दिन जब कीर्ति ये सारी बात फोन पर अपनी माँ से शेयर कर रही होती है, तभी राधिका वहां आ जाती है और चुपके से सुन लेती है और अपनी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। क्या बताऊं माँ आपको, इतनी बुरी तरह फंस गई है वो चुटकी, उसकी आवाज ही चली गई। उसकी वजह से मुझे ही सारा काम करना पड़ता था और तो और सभी को बस उसी की तारीफ करने का बुखार चढ़ गया था। लेकिन अब बाजी मेरे हाथ में है और जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। अब कैसे भी करके वो काम कर ही रही है। अच्छा है ना, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। हाँ नहीं तो। रात में डाइनिंग टेबल पर खाने के समय एक्चुअली राधिका आप सबसे कुछ कहना चाहती है।
क्या देवर जी, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारी बीवी गूंगी हो चुकी है जिंदगी भर के लिए। अब तो आदत डालो उसकी। तभी राधिका बोलती है, नहीं, मेरी आवाज नहीं गई है। ये सब मैंने एक नाटक किया था, आवाज जाने का ढोंग रचाया था। ये सुनकर मंजरी, रामचंद्र, विक्रम और खास करके कीर्ति एकदम हैरान और भौचक्के रह जाते हैं। क्या सच में? लेकिन ऐसा क्यों? अर्जुन और राधिका सभी को बताते हैं कि कैसे उन्होंने कीर्ति को राधिका के पानी में आवाज खो जाने की दवा डालते हुए देख लिया था। और पूरी कहानी बताने के बाद वो सभी को कीर्ति जब अपनी माँ से बात कर रही थी तभी की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। ये तूने क्या किया कीर्ति? और क्या करती मैं, एक बहू ने तरक्की क्या पाली, आप दूसरे को भूल ही गए। सहेलियों के सामने, घर हो या बाहर, हर जगह आप सिर्फ राधिका के नाम की माला ही जपती थी और इसकी वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे कुछ ना करके भी सबका प्यार मिलता। एक बार आप मुझसे कह देती तो शायद सब कुछ वहीं ठीक हो जाता, लेकिन आपने गलत किया और मैं आपसे बहुत बहुत दुखी हूँ। सभी कीर्ति पर नाराज हो जाते हैं। कीर्ति को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, और राधिका खास करके तुम। आई एम रियली सॉरी। मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं अब से अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे के गले लगती हैं। सभी कीर्ति को माफ कर देते हैं और इसके बाद जिठानी कीर्ति अपनी सुरीली देवरानी राधिका के साथ प्यार और खुशी से रहने लगती है। अनुराधा के 5 बेटे आरुष, देवांश, युवान, प्रत्युष और मृदुल हैं। 5 बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में उनकी एक दुकान है। उस दुकान में वो अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। उस दुकान से उनका घर बहुत अच्छे से चलता है। एक दिन 5 बेटे घर आते हैं। माँ, आपकी प्रार्थनाओं का असर है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हाँ माँ, अब हम अपना काम और बढ़ाना चाहते हैं। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। माँ, हम सबको आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, हम दूसरे शहर में जाकर ऐसी ही एक और दुकान खोलना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी यहाँ भी दुकान है और दूसरे शहर में भी दुकान खोल लोगे तो तुम काम संभालोगे कैसे? माँ, हम संभाल लेंगे, आप चिंता न करें। चिंता कैसे ना करूं? तुम लोग दुकान का सारा काम खुद करते हो, खाना बनाना, बर्तन धोना, कस्टमर को खाना सर्व करना। मैं तुमसे कितना कहती हूँ कि कुछ लड़कों को काम पर रख लो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। माँ, अब दूसरे शहर में हमारी दुकान खुल जाएगी तो हम दोनों दुकानों पर लड़की रख लेंगे, फिर हम काम नहीं करेंगे, बस ऑर्डर देंगे। ठीक है, जैसे तुम भाइयों को ठीक लगे वैसा कर लो, लेकिन मैं अभी तुम्हें दूसरे शहर में जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं पहले तुम्हारी शादी करवाऊंगी, फिर जो तुम्हारे मन में हो वो करना। कुछ दिनों बाद अनुराधा अपने 5 बेटों की शादी अरीना, देवोना, युविका, पवित्रा और मानवी से करवा देती है। लेकिन अनुराधा की बहुएं उसके बेटों से बिल्कुल विपरीत थी। उन 5 में बिल्कुल नहीं बनती थी और हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती। देवोना, कल मैंने खाना बनाया था ना, आज तुम बनाओगी। अरे मैंने भी तो कल कपड़े धोए थे। अरे तुम मुझसे ही क्यों बोलती हो? इस घर में मेरे अलावा भी और लोग रहते हैं ना। तुम युविका और पवित्रा से बोल दो, वो खाना बना लेगी। मैं क्यों बनाऊं खाना? मैंने अभी अभी घर की सफाई की है, अब खाना बनाने में लग जाऊं? कभी कभी नहीं। और मैंने सुबह के लिए नाश्ता बनाया था, इतने लोगों के लिए नाश्ता बनाकर थक गई हूँ, अब खाना नहीं बना सकती। मानवी ने सुबह से कुछ काम नहीं किया, वही खाना बना लिया आज। किसने कहा भाई मैंने कोई काम नहीं किया? मैंने सुबह बर्तन धोए थे, अभी बाजार जाकर राशन लेकर आई हूँ, अब मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना। अरे काम चोरों, तुमसे दिन भर में एक ही काम होता है, मत बनाओ कोई खाना, मैं ही बना लेती हूँ। बेटों की शादी इसलिए करवाई थी कि बहुएं थोड़ा आराम देंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा उन्हें ही पालना पड़ रहा है। इस तरह अनुराधा की 5 बहुएं एक दूसरे से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती। एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तभी आरुष बोलता है,
माँ, हम सब भाई कल दूसरे शहर जाएंगे। हमने आपको बताया था ना, दुकान खोलनी है वहाँ पर। तुम सब चले जाओगे तो तुम्हारी यहाँ वाली दुकान कौन संभालेगा? हाँ माँ, बस इसी बात की तो चिंता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे तुम लोग परेशान ना हो, हम तुम्हारी दुकान संभालेंगे। अरे तुमसे नहीं संभलेगी दुकान, तुम 5 हो तो घर का काम भी नहीं कर पाती। तुम्हें पता भी है मेरे बेटों की कितनी बड़ी दुकान है। सारा दिन लोग खाना खाने आते रहते हैं और मेरे बेटे सारा काम खुद करते हैं। तुम 5 की तरह नहीं जो एक दूसरे पर काम टालती रहती हो। अनुराधा की बात सुनकर 5 बहुओं को अपने पति के सामने अपनी इंसल्ट महसूस हुई, तो उन्होंने दुकान संभालने के लिए हाँ कर दी। अब 5 बहुओं की एक दुकान और दुकान में शुरू हो गए कांड। पहले दिन जब 5 बहुएं दुकान पर पहुंची, अरे वाह, दुकान तो बहुत बड़ी है, लेकिन इन्होंने कोई नौकर या खाना बनाने वाला क्यों नहीं रखा? अरे ये सब छोड़ो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि काम कहाँ से शुरू करें। हमें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ बनाना क्या है। देखो यहाँ मेन्यू रखा है, इसपे तो बहुत सारे आइटम लिखे हैं। आलू, गोभी, प्याज के पराठे, पनीर की 4 तरह की सब्जी, आलू की सब्जी, और भी पता नहीं क्या क्या है। चलो काम पे लग जाते, बहुत सारा काम करना है, कस्टमर आते होंगे। 5 बहुएं काम में लग जाती हैं, लेकिन 5 काम करती हैं और लड़ती ज्यादा है। वो लड़ ही रही होती है तभी कस्टमर आ जाता है। मैडम 2 आलू के पराठे देना प्लीज। देवोना जल्दी से 2 आलू के पराठे ले आती है। मैडम आलू के पराठे के साथ हरी मिर्च वाली चटनी तो दी नहीं आपने? जी सर, अभी लाई। देवोना अंदर जाती है और अरीना से बोलती है, अरीना, कस्टमर हरी मिर्च की चटनी मांग रहा है। पवित्रा, तुमने चटनी नहीं बनाई क्या? मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि चटनी बनानी है। तुम्हारे अंदर खुद का दिमाग नहीं है क्या? कोई बिना चटनी के पराठे कैसे खा सकता है? पवित्र, थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेती। तुम्हें तो पराठों के साथ दही, अचार, चटनी सभी खाना होता है, ना मिले तो लड़ना शुरू कर देती हो। अरे चुप रहो तुम लोग, लड़ो मत। चटनी बनाने में समय लगेगा, मैं दही निकाल कर दे देती हूँ। देवोना कस्टमर को दही देते हुए कहती है, सॉरी सर, चटनी अभी तैयार नहीं है, आप दही ले सकते हैं। कोई बात नहीं। 5 बहुएं रोज इसी तरह करती। जब भी किसी कस्टमर को खाना सर्व करती तो कुछ न कुछ कमी छोड़ ही देती। अब कस्टमर शिकायत करता था तो आपस में लड़ने लगती। अब धीरे धीरे दुकान पर कम लोग आने लगे और दुकान बंद होने की कगार पर पहुंच गई। एक दिन 5 बहुएं अपनी सास के पास आई। माँ, दुकान पर कस्टमर बहुत कम हो गए हैं। हाँ माँ, बिजली का बिल भी नहीं निकाल पा रहे हम। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? जब मेरे बेटे दुकान पर जाते थे तो दुकान इतनी अच्छी चलती थी। तुमने क्या कर दिया कि दुकान में लोग खाना खाने ही नहीं आ रहे? माँ, ये काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। तुम तो जैसे दूध की धूली हो ना, सबसे ज्यादा तो तुम ही लड़ती हो। अरे चुप करो तुम सब, कोई किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। तुम्हें लड़ने के लिए कोई ना मिले ना तो तुम दीवारों और टेबल कुर्सियों से भी लड़ सकती हो। बेचारे मेरे बेटे काम बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और तुम 5 उनकी मेहनत पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। माँ जी, घर के खर्चे के लिए भी रुपया नहीं है, घर का राशन लाने में मुश्किल हो रही है। तुम 5 से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही मेरे बेटों की दुकान देखनी होगी। माँ, आप अकेली क्यों जा रही हो? हम भी चलते हैं ना आपके साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दुकान और बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम 5 वहाँ गई ना तो दुकान बंद हो ही जाएगी। तुम घर में रहो और अपने मेकअप पर ध्यान दो। लेकिन माँ, आप अकेले कैसे संभालेंगी? हम वादा करते हैं बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, आप जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बहुओं ने ना लड़ने का वादा किया तो अनुराधा उन्हें अपने साथ ले गई। अब अनुराधा अपनी बहुओं को जो काम देती वो चुपचाप वो काम कर लेती। थोड़े दिन की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उनकी दुकान दोबारा से चलने लगी। अब अनुराधा के बेटे वापस आए तो देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी दुकान पहले से ज्यादा अच्छी चल रही है। उन्होंने अपनी दुकानों को हर शहर में खोलना शुरू कर दिया और अपना काम और बढ़ा लिया। अब 5 बहुएं भी मन लगाकर और बिना लड़े दुकान में काम करने लगी। वर्षा की शादी अनुभव से होती है, जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। वर्षा की सास रीना एकदम मॉडर्न मिजाज की होती है। वो सूती साड़ी नहीं
बल्कि ब्रांडेड फैशनेबल कपड़े और जीन्स पहना करती। वहीं वर्षा, जो एक सीधे सादे पारंपरिक परिवार से आती है, उसके परिवार वाले काफी नैतिक विचारों वाले होते हैं। वर्षा साड़ी पहनती और हमेशा अपने सर पर पल्लू ओढ़े रहती। मैंने सभी के लिए नाश्ता लाया है, गर्मा गर्म भोपाली पोहे, साथ में कुटी हुई अदरक की चाय और प्याज की पकोड़े। आह, आज तो मजा ही आने वाला है। जी भर के पेट पूजा करूंगा। लेकिन वर्षा बहू, मुझे ना ये प्याज के पकोड़े नहीं खाने, तुम्हें तो पता ही है मेरी डाइटिशियन ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया है। तभी वर्षा के ससुर ब्रिजेश जी कहते हैं, अरे क्या हो तुम भी रीना, इतना कौन डाइट वाइट करता है? और अभी तो तुम्हारी खाने पीने की और अपने पोते पोतियों संग खेलने की उम्र हो गई है। कम ऑन ब्रिजेश, अब तुम फिर से अपना बेफिजुल का लेक्चर मत शुरू कर दो। पापा, मॉम को मॉडर्न तरह से रहना पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उल्टा आपको तो उनके क्लासीनेस पे नाज होना चाहिए। नाज तो छोड़ो, इन्हें बस नाम रखने दे दो। और वर्षा बहू, तुम्हें यहाँ ससुराल में आए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सर पर पल्लू वल्लू उड़ाना करो, काफी ओल्ड स्कूल वाइब देता है। देखो, यहाँ पे तुम्हारी कोई दादी सास या बुआ सास मौजूद नहीं है, ओनली सकी सास है, और वो मैं हूँ। और ये मेरी अनुमति है कि तुम अपना पल्लू हटा सकती हो और साड़ियों के अलावा वेस्टर्न आउटफिट्स और ड्रेसेस भी पहन सकती हो। अच्छा, तो अब जैसे तुम सारा दिन जींस में रहती हो, वैसे ही तुम्हारी बहू को भी कह दो, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चले वो भी। ब्रिजेश, बस इनफ। अब अगर तुमने हम दोनों सास बहू में घुसकर वो मोहल्ले की औरतों की तरह टोका टोकी शुरू कर दी ना, तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, वो मैं बगैर पल्लू के। अरे मेरी प्यारी धर्मपत्नी, अब मॉम ने ऑर्डर दिया है तो उसे निभाओ भी। एक काम करते हैं, वैसे भी मुझे आज नेल आर्ट और स्पा के लिए मॉल जाना है, तो फिर इसी बहाने तुम भी मेरे साथ चलो। इट्स टाइम नाउ। तुम्हें वर्षा से वर्षा वर्जन 2 बना के छोड़ूंगी। तुम्हारा ऐसा मेकओवर करूंगी कि जैसे पूरे मोहल्ले की सासें मुझ पर जलती हैं, वैसे ही पूरे मोहल्ले की बहुएं भी तुमसे जलेगी। रीना वर्षा को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाती है, जहां पर वो उसे कई सारे फैशनेबल कपड़े खरीद कर देती है। गॉगल्स को देखकर वर्षा कहती है, अरे इन चश्मों पर ये काले पीले नीले रंग कैसे चढ़े हुए हैं? अरे रंग नहीं चढ़ा हुआ है, ये तो सनग्लासेस हैं, धूप में इसे पहन कर निकलते हैं। अच्छा वर्षा बहू, ये देखो, तुम ये ब्लू और ब्लैक जींस जाकर ट्राई करो ना। लेकिन कैसे ट्राई करूं? अब घर जाऊंगी फिर वापस आऊंगी, इसमें ही शाम हो जाएगी ना सफ़र करते करते। नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो, वहाँ वो छोटा सा चेंजिंग रूम है, तुम वहाँ पर जाकर पहन कर देखो तुम्हें बराबर आ रहा है या नहीं। वर्षा को अपनी सास के सुझाव की मॉडर्न जीन्स और कपड़े पहनना इतना भा भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो आधे मन से रीना के आदेशों का पालन कर रही थी, एक सुशील बहू होने के नाते। फिर एक दिन, वर्षा बहू, आज ना मेरी सारी सहेलियां आने वाली हैं। मैं रोज सुबह योगा क्लासेस जाती हूँ ना, वो सब भी वहाँ आती है, इसलिए ये फेस पैक लगा लो अपनी चेहरे पे, और मैंने वो जीन्स दी थी ना, या फिर वो 1 पीस ही पहन कर आ जाओ। फुल मॉडर्न सास बहू की जोड़ी लगनी चाहिए, क्यों? अब जी मम्मी जी। वर्षा जैसे तैसे मॉडर्न कपड़े पहन तो लेती है, लेकिन खुद को उन कपड़ों में आईने में देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये कपड़े तो मुझ पर बखूबी जच रहे हैं। मैं भी ना बुद्धू कहीं की बेवजह अपनी सास की पसंद को गलत समझ रही थी, और तो और इन कपड़ों में तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी हूँ, वरना वो साड़ी वो पल्लू संभालते संभालते मेरी जान ही चली जाती। रीना की सहेलियां घर पर आती हैं, वो सभी मॉडर्न लिबास में आती हैं। वर्षा उन सभी के लिए कोल्ड कॉफ़ी और कॉकटेल जूस बनाकर लाती है।
वाओ रीना, तू और तेरी बहू दोनों के दोनों एकदम क्लासी लग रहे हो। हाँ रीना, योर डॉटर इन लॉ इज सो ऑसम, और ये जूस भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जहाँ रीना की मॉडर्न सहेलियाँ उसे और उसकी बहू की तारीफें करती रहती, वहीं दूसरी तरफ जब जब रीना और वर्षा बाजार में या मोहल्ले में घूमती, तभी आस पड़ोस की औरतें उन्हें देखकर ताने कसते और उनकी बुराइयां करते। देखो तो कैसे दोनों मॉडर्न अप्सराएं बिना किसी शर्म और लाज के जींस पहनकर भरे मोहल्ले में घूम रही हैं। अरे ये नहीं कि संस्कृति और तमीज का भान रखा जाए। आजकल की लड़कियां नौजवान पीढ़ी का तो भी समझ में आता है, लेकिन ये 50 साल की बुढ़िया, इसकी रगों में फिर से जवानी का जोश आ गया है। वर्षा को उन औरतों की बातों का बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें जवाब देने ही वाली होती है कि तभी रीना उसे रोकती है और कहती है, नहीं वर्षा बहू, इन लोगों से लड़ झगड़ कर और बदतमीजी करके कोई फायदा नहीं। आज हम इन्हें रोकेंगे, कल फिर ये लोग हमें टोकेंगे। इन्हें जो बोलना है बोलने दो। तुम्हें जिस पोशाक में, जिस पहचान में आरामदायक महसूस होता है, तुम्हें उसी की राह पर चलना चाहिए। कोई भी राह साफ नहीं होती, कंकड़ तो हर राह पर, हर मोड़ पर होते हैं। बस इन ओल्ड माइंडेड लोगों को रास्ते का कंकड़ समझकर आगे चलो। रीना और वर्षा दोनों की अभी अच्छी जमने लगती है। दोनों सास बहू साथ में योगा करने जाते, साथ में डाइट का खाना खाते और हॉटेल्स में किटी पार्टीज, थिएटर्स में मूवीज और कई सारी चीजें एक साथ करते। रीना ने अपनी बहू को पूरी तरह बदल दिया था। मैं तो हैरान ही हूँ, मतलब इन बीते हुए महीनों में वर्षा और मॉम जिस तरह से चेंज हुई हैं, दैट्स रियली माइंड ब्लोइंग। हाँ सही है। देर आए दुरुस्त आए। मेरे पति ने आज पहली बार कोई टोकने वाली बात या ताना नहीं दिया। और मेरी वर्षा बहू, वो तो अब मुझसे भी अति सुंदर लग रही है। बिल्कुल बासी रोटी से ताज़ी रोटी बना दिया है मैंने उसे। हाँ मम्मी जी, और मैं इस रूप में और इन कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल हूँ। थैंक यू। वो बाकी सासू की तरह ना रहकर एक अलग और अनोखी सास बनने के लिए, और इतने प्यार से और स्नेह दुलार से मेरे साथ पेश आने के लिए। कम ऑन, अब सेंटी मत बनो वर्षा। बाय द वे, कल हमारे बॉस ने कंपनी के 50 साल पूरे होने के तौर पर एक बड़ी शानदार पार्टी रखी है। हमारे पूरे परिवार को स्पेशली इनवाइट किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कल शाम को सभी टाइम पर तैयार रहना। शहर के 5 स्टार होटल में पार्टी है। डन पापा जी। अगली शाम वर्षा, अनुभव, रीना और ब्रिजेश पूरा परिवार सज धज कर पार्टी में जाता है। वर्षा और रीना ने मॉडर्न आउटफिट पहने होते हैं। पार्टी में सभी गेस्ट रीना और वर्षा की खूब तारीफ करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी फिट और ब्यूटीफुल, वो भी 50 की उम्र में। बहुत ही प्यारी है तुम्हारी बहू। अनुभव और तुम्हारी जोड़ी साथ में बहुत ही ऑसम लगती है, बाय गॉड। एक दिन वर्षा के मायके से उसकी माँ बृंदा, पिता रमेश और भाई चंदन उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं, और वर्षा का बदला हुआ रूप देखकर वो तीनों एकदम से चौंक जाते हैं और हक्का बक्का रह जाते हैं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, नमस्ते चंदन भैया। अरे मोरी मैया, ये सब का पहन रखा है तूने वर्षा? अरे तू भी अपनी सास की तरह बन गई का? ये क्या कर दिया? आप सबने हमारी बेटी को भी आप जैसा बना दिया। अरे इसीलिए यहाँ आते वक्त गली मोहल्ले के सारे लोग हमें आंखों से घूर घूर कर मानो हमारा एक्सरे कर रहे थे। ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था वर्षा। अरे एक बहू को 16 श्रृंगार, साड़ी और गहनों से लदा होना चाहिए, ना कि इन जिन्स में होना चाहिए। तेरी सास तो वैसे भी शर्म छोड़ चुकी है पहले से ही, और अब तुझे भी उसी राह पर ले जा रही है का? अब हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? तभी अपने परिवार वालों को रोककर वर्षा गुस्से से बोल पड़ती है। बस बहुत हुआ। मम्मी, पापा, भाई, अरे मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप सब इतना बौखला गए? अरे रही बात मेरी सास की,
तो चाहे एक औरत जीन्स पहने या साड़ी, ये उसकी मर्जी होती है। मेरी सास आप सब की तरह बनावटी नहीं है। उन्हें जो कपड़े पहनना अच्छा लगता है वो उन्हें ही पहनती है। इसमें क्या खराबी हो गई? गलती आपकी नहीं है समतन जी, गलती तो हमारे बड़ों की है, जिन्होंने इस बात को किसी कानून कायदे के समान बना दिया है कि औरतों को सिर्फ ये पहनना चाहिए और ये नहीं। उन्हें सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए, इतना ही घूमना चाहिए, ये वो हर बात में रोक टोक। अरे हम औरत हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं। इस सोच को मेरे दिमाग में आप सबने बोया था ना, लेकिन अब मैं भी वही करती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरे मन को खुशी देता है। ना किसी की रोक, ना किसी की टोक। वर्षा और रीना की इन बातों को सुनकर वर्षा के मायके वालों की अकल ठिकाने आती है। इसी प्रकार नीडर और बेधड़क होकर वर्षा और रीना अपने उसूलों से और अपनी खुशियों को आगे रखकर अपनी जिंदगी बिताती हैं।